Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will start our new topic that is your hyperconjugation. स्टूडेंट्स हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए स्टूडेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम 4 डिफरेंट नेम से समझते हैं। देखो यहाँ पर पहला आपके पास सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट नेम इज योर सिग्मा पीपी, यहाँ पर क्या है पी ऑर्बिटल, ठीक है, कॉन्जुगेशन। थर्ड वन इज योर नो बॉन्ड रेजोनेंस, फोर्थ वन इज योर बेकर-नाथन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स with the pi bond is known as your hyperconjugation। तो देखिए अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हम वन बाय वन चीजें स्टडी करेंगे कि इन दोनों से नाम से किस तरीके से जाना जाता है इसको। ठीक है, पूरा स्टडी करेंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या होता है। अब इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देकर नहीं समझा रही हूँ, उसकी कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशंस लिखकर हम क्या करेंगे, वन बाय वन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, इसमें पहली कंडीशन क्या है, आपके पास 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। सबसे पहली कंडीशन आती है आपके पास, मॉलिक्यूल शुड हैव at least 1 sp2 hybridized carbon। ठीक, at least 1 sp3 hybridized carbon should be present adjacent to sp2 hybridized carbon। देखो यहाँ पर अब जो मेरे पास sp2 hybridized carbon है ना यहाँ पर, ठीक है, इसी के एडजेसेंट में मान लेते हैं मेरे पास जैसे इस तरीके से है, तो इसके साइड में क्या होना चाहिए आपके पास, sp3 hybridized carbon होना जरूरी है। किसके नियर, sp2 hybridized carbon। ये आपके पास sp2 है, दिस वन इज ऑल्सो sp2। ठीक, मतलब sp2 के कार्बन के साइड में एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो होना जरूरी है। ठीक, कंडीशन क्या होती है आपकी, आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। सो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन should be present। 1 अल्फा हाइड्रोजन should be present। हाइड्रोजन किसका होगा, sp3 कार्बन का। ठीक, मतलब अभी मैं आपको सारा क्लियर करूंगी, अल्फा का मीनिंग क्या है यहाँ पर। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में कैसे होगा, तो सारा हम एक एग्जांपल के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपके पास CH3, दिस इज योर प्रोपीन। ठीक, आपको नेम नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं वैसे बता देती हूँ, दिस इज योर प्रोपीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके पास, इसको देखो समझो, एक बार तो आपको ऐसे ओपन करके बताऊंगी। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, सो दैट आपका जितना भी कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टीज आती हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिस इज योर CH डबल बॉन्ड CH2।
अब देखो इसको मैं ओपन करके ले सकती हूँ। देखो ये क्या है आपके पास, दिस इज योर sp3 कार्बन। sp3 कैसे 3 + 1 4 इसका स्टेरिक नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3, तो 1 2 3 4, ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, अभी सिग्मा बॉन्ड तो है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है। आई होप आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया होगा। दिस इज योर पाई बॉन्ड, ठीक ठीक। पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपका, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। आपके पास देखो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है। आप किसी को भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है आप जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हो, एक्स को मान सकते हो, वाई को मान सकते हो, बट आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। मेनली बुक्स में आपका जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है, बट इट्स अप टू यू कि आप उसको क्या मान रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड बनता है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है ना, फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। लेकिन जैसे पाई बॉन्ड बनता है ना आपका, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आफ्टर दैट यू विल फॉर्म पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गया आपका, देन आपके पास बनता है पाई बॉन्ड। डायरेक्ट पाई बॉन्ड नहीं बनता, पहले सिग्मा। देखो यहाँ पर कभी भी आप लिखते हो ना इस तरीके से भी, तो पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, मतलब ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। इस जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है आपकी, या तो वो अबव होती है या बिलो होती है। मतलब कि यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बना था बीच में, तो या तो ऊपर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ऊपर से ये ओवरलैप करते हैं दूसरे साथ, या फिर नीचे से ओवरलैप करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शो करूँ, ये ऊपर से ओवरलैप किया हुआ है, बिलो से, मतलब दिस इज अबव दिस इज बिलो। तो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है जो पाई बॉन्ड की होती है। सिग्मा की तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होती है, फाइन। तो अब देखो, अब मेरे पास यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका देखो 1 2, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है 3, और एक ये 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन का क्या होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो जिस बच्चे को नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो 2 + 2 4 हो गए ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है, 1 2 एक हाइड्रोजन बना हुआ है, एक 4 जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रह गया, दिस इज योर 4th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली, और ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, दिस इज योर p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p ऑर्बिटल कैसे बनते हैं आपके, इसी तरीके से बनते हैं, दिस इज योर प्लस, दिस इज माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये p ऑर्बिटल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपका p, दिस इज योर p, ठीक। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ये भी 4 है इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बच गया, दिस इज योर 4। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, किसी भी लोब में प्रेजेंट हो सकता है, अबव वाले लोब में भी और बिलो वाले लोब में भी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है, तो इसे दोनों को मेंशन किया जाता है, फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब मेरे पास ये तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन मैंने शो कर दी। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था ना, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ना, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, फाइन। इसकी शेप, इसका एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि sp3 है। ये क्या आपके पास, दिस इज योर sp2, ये तो विद इन द प्लेन होता है, मतलब मेरे पास इसकी शेप कैसी होती है sp2 की, प्लेन में ही होती है ना, इस तरीके से, ठीक। ये प्लेन में है, आउट ऑफ प्लेन नहीं है। जबकि ये क्या होता है आपका, 2 इसके बॉन्ड, एक आगे एक पीछे, और 2 आपके प्लेन में होते हैं। तो यानी कि इनकी सिमेट्री तो मैच करती नहीं कहीं से, फिर ये कैसे ओवरलैप करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ये तो 11th क्लास में आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड में, सिंपल कि आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, उसके अराउंड आपकी रोटेशन इजीली पॉसिबल है, कितनी बार भी आप रोटेट कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। लेकिन पाई बॉन्ड का रोटेट करने लग जाओ ना, तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज। तो इसलिए पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फिजिबल नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती, जबकि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन आपकी पॉसिबल होती है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये आपका रोटेट कर सकता है, मतलब ये वाला जो है इस बॉन्ड के अराउंड ये CH3 रोटेट कर सकता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो रोटेट नहीं कर सकता, ये तो यहीं का यही है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ अभी, ठीक है। यहाँ क्या होगा देखो,
ये तो रोटेट कर रहा है। देखो किसी ऐसे टाइम कुछ कभी एक ऐसे इंस्टेंट पर, क्योंकि ये ना बिल्कुल फास्ट प्रोसेस होती है, माइक्रो सेकेंड में बोल सकते हो, मतलब इतना माइक्रो मतलब 10⁻⁶ सेकेंड, इतनी कम मतलब टाइम के इंटरवल के अंदर कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना जब ये रोटेट कर रहा होगा कि इनके जो ये बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है दिस वन, इन तीनों में से कोई भी एक ओवरलैप कर जाएगी। इस बॉन्ड पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके, ये क्या कर सकते हैं, ये कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, मतलब किसके साथ ओवरलैप कर सकते हैं, इस पाई बॉन्ड को हटा दूं तो इसके साथ ओवरलैप कर सकते हैं। फाइन, समझ आ रही है बात। इसका मतलब क्या, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी, मतलब कोई भी बॉन्ड ओवरलैप कर सकता है, हमें नहीं पता कौन सा ओवरलैप कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मतलब देखो मेरे पास दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, मैंने बताया था सिग्मा, सिग्मा की डीलोकलाइजेशन होगी किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ। मैंने यहाँ पाई बॉन्ड के साथ शो किया हुआ है, पी के साथ भी शो करके दिखाऊंगी। पी का मतलब क्या होता है, पी ऑर्बिटल, वैकेंट भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है। यहाँ तो फील्ड वाला कंसेप्ट था ना, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या है, फील्ड वाला है। तो आपके पास कार्बोकैटायंस जो हमने पढ़े थे इंटरमीडिएट, उसके अंदर कार्बोकैटायंस में क्या था आपके पास, पी ऑर्बिटल वैकेंट था। तो वहां से भी हम इसको शो करके मैं आपको दिखाऊंगी जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ से हो गया, मतलब क्या होगा यहाँ पर जब इसका कॉन्जुगेशन में जाएगा तो क्या होगा मेरे पास, वो देखो जब ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो क्या होगा, मान लेते मेरे पास ये एक हाइड्रोजन था जिसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए। देखो मैंने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड था ना यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये इस तरीके से था, है ना, कुछ ऐसे था ना पहले, देखो ध्यान से, पहले ये ऐसे था, फिर मैंने क्या किया, इस सिग्मा बॉन्ड को यहाँ कर दिया, क्योंकि रोटेशन के बाद क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ चले गए, इनके साथ ओवरलैपिंग करने में। तो कैसे रहेगा आपके पास अब स्ट्रक्चर, यहाँ पर H पॉजिटिव आ जाएगा और ये यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ बॉन्ड आ रहा है तो एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा आपका, ठीक है। फाइन, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास इसका क्या बन गया, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन गया, कैनन, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब अब मेरे पास सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर क्या कॉन्जुगेशन है। एक्चुअली क्या होता है, जब एक्चुअली रेजोनेंस में हम स्टडी करते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, वो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा कि किस तरीके से वो स्टेबिलिटी गेन करता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ याद रखना, जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी ना, मतलब जितना ज्यादा मूवमेंट होगी, डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्ड होने चाहिए, अदरवाइज कॉन्जुगेशन आपकी फिजिबल नहीं होती। कॉन्जुगेशन मतलब ही क्या होता है, डबल सिंगल बॉन्ड का होना, ठीक है, या फिर सिंगल बॉन्ड का आपका पी ऑर्बिटल के साथ होना। यानी अगर मैं इस तरीके से शो करूं CH3, तो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन होना जरूरी है, क्योंकि ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पर ये इसकी डेफिशिएंसी को कम कर रहा होगा, तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी को भी ये एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अभी देखो फिलहाल ध्यान से, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी इसी तरीके से ब्रेक होगा, उस टाइम पे ये अटैच होगा, ठीक है। मतलब एक एक की बारी आएगी, पहले ये फिर ये फिर ये, कोई भी हो सकता है। यानी कि मैं कह सकती हूँ यहाँ से मेरे पास 3 स्ट्रक्चर ऐसे निकल कर आएंगे जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये ऑलरेडी था जो आपका, प्लस 3 ऐसे और बन गए। यानी किसके ऊपर डिपेंड किया, जितने अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर जो भी आपके पास ये होगा ना ग्रुप लगा होगा, इसके अल्फा में जो प्रेजेंट, क्योंकि कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर हम अल्कीन कार्बोकैटायन को मानकर चलेंगे जिनकी हमें स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, फ्री रेडिकल हो गया या फिर बेंजाइल ग्रुप हो गया। तो जिस ग्रुप के भी एडजेसेंट में जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इन हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यानी कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। फाइन, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। क्यों होगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, क्योंकि देखो तीनों ये कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन जितने ज्यादा जाएंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करेगा। तो यहाँ से एक लाइन आती है आपकी, यहाँ से देखो 3 तो ये बन गए, 4th ये भी काउंट करना जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, वो आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। चाहे लिखो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन,
जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही मेरा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की। और आपके पास जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो या फिर कैनोनिकल भी बोल सकते हो, कैनोनिकल हम वर्ड यूज करते हैं रेजोनेंस में, इसमें भी आप कर सकते हो। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, क्योंकि मैंने भी देखो कितने पीछे बताए थे ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, जो हमने वो भी काउंट किया था जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया था। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने हो गए थे, 4। यानी जब भी आपको निकालना हो तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उसमें एक ऐड कर दो, उतने आपके क्या आ जाएंगे, स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्टेबिलिटी होगी। ये दो बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कंडीशंस देखते हैं। मॉलिक्यूल शुड हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अभी मैंने आपको बताया था कि कम से कम एक हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना जरूरी है, तो यहाँ पर है sp2 कंडीशन फुलफिल है। एटलीस्ट 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड बी प्रेजेंट एडजेसेंट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यानी इसके एडजेसेंट में जहां पर भी आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिखा ना, उसके एडजेसेंट में आपके पास क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। दूसरी बात एक बताना चाहती हूँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो ठीक है, लेकिन लास्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को होना जरूरी है। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, उसी दिस इज योर अल्फा कार्बन, इसी अल्फा दिस इज योर अल्फा कार्बन एडजेसेंट टू दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और इसी अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, यहाँ पर 3 है। फाइन। जैसे मैं आपके पास एक और एग्जांपल दे दूं, यहाँ देखो क्या कंडीशन फुलफिल होती है, कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए है। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। फाइन। मतलब एक अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस है, तो यानी ये कंडीशन फुलफिल करता है। एक बात ध्यान रखना, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं चेक करना, सिर्फ इस अल्फा कार्बन के पास देखना कितने हाइड्रोजन है। फाइन। तो यहाँ पर सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, और स्ट्रक्चर पूछे तो कितने स्ट्रक्चर इसके, 2 अल्फा प्लस 1, ठीक, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। फाइन। तो ये 3 कंडीशंस ऑलवेज रिमेंबर, आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक। तो इसमें हमने लिखा था नो बॉन्ड रेजोनेंस से बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो हाइड्रोजन था ना, वो किसके साथ कॉन्जुगेशन में चला गया था, इस डबल बॉन्ड के साथ। हमने यही चीज पढ़ी थी ना अभी, ये यहाँ पर चला गया था, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया, यानी कि इसका अब क्या रह गया, नो बॉन्ड, मतलब अब कोई बॉन्ड नहीं रह गया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये नहीं कि यहाँ से गायब हो गया। देखो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना यहाँ पर, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्शन में यही रहता, मतलब ये यही घूमता रहता है, ये नहीं कि यहाँ से चला गया ये, ठीक। नो बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन ये यहीं पर रहता है इसके पास में, ओके। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन हेल्प्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आपके पास अल्कीन्स। अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स इसके, ठीक है, आपकी सारी क्लियरिटी हो जाएगी। अल्कीन्स, कार्बोकैटायंस, एक बात ध्यान रखना, कार्बो एनायन में यूज नहीं होगा, वो भी बताऊंगी क्यों, रीजन है, क्या रीजन है उसके पीछे, ठीक है। कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स, फोर्थ इज योर बेंजीन, फिफ्थ योर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नेक्स्ट वन इज योर हीट ऑफ कंबशन। फाइन। तो यहाँ पर देखो, आज हम ना
इन तीनों को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को स्टडी करेंगे। मतलब एक वीडियो इन तीनों पोर्शन के लिए होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीन को स्टडी करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये कर पाना बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज जो डालो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। ठीक, कि जो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन अब एक परमानेंट इफेक्ट ही है, जैसे हमने पहले मैंने को बता चुकी हूँ, फिर भी आप एक बार दोबारा से आपको मेमोराइज करा रही हूँ कि क्या आपके पास एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी बात, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक वीक इफेक्ट है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमेशा जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में कंपेरिजन करना हो ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव से। जब मैं आपको पूरा कंबाइन सब कुछ पढ़ाने के बाद क्वेश्चन सीरीज कराऊंगी ना सभी इफेक्ट्स की, वहां पर भी आपका ये रोल आने वाला है ये सारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, हम सिर्फ यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2। अब यहाँ इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करो। देखो यहाँ पर ये sp2 है, दिस वन आल्सो sp2। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है नहीं है ना, तो यहाँ पर कंडीशन फेल हो गई, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग ही नहीं रहा। मतलब यहाँ कितने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन। फाइन, यहाँ देखते हैं, दिस इज योर sp2, दिस इज योर sp2। sp2 के पास कितने अल्फा कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन जो एडजेसेंट में है sp2 कार्बन के। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो दिस इज योर मोर स्टेबल। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, दिस इज योर sp2। हमेशा अल्कीन्स को ना इस तरीके से कर लिया करो, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। एडजेसेंट में देखना सारा। ठीक है, यहाँ कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, दिस वन। फाइन, इन दोनों में कंपैरिजन करो। देखो यहाँ पर 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं, 3 + 3। अभी देखो ये आपके पास sp2 है, पूरा आपके पास sp2 है, ये भी आपके पास sp2, ये sp3 3 + 3 6। अब क्या करें, दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या देखनी है आपने, आप यहाँ देखो और कौन सा इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर हमने इंडक्टिव पढ़ा, तो मैं आपको इंडक्टिव का ही बताऊंगी, रेजोनेंस का भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी ज्यादा, क्योंकि आपने रेजोनेंस अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। लेकिन अब जब अप्लाई करोगे तो आप उसको बेशक मार्क कर लें जब कहीं क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, यहाँ देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल कर दूं, रॉन्ग, कभी भी इक्वल नहीं होती। देखो यहाँ पर कैसे होगा, ये ब्यूटीन है आपका, ब्यूट2ईन है ये आपका, एंड दिस इज योर जैमिनल ब्यूटीन। मतलब जैमिनल तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप सेम लगे हुए, दिस इज जैम बोलते हैं उसको, GEM। ठीक है ना, जैम बोलते हैं। तो जैमिनल ब्यूटीन आपके पास ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर एक काम करें, इनके स्ट्रक्चर बनाओ, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेंगे, इसको CH2 लिख लूं, एक H पॉजिटिव यहां से गया बॉन्ड में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर देखो CH2 ले लिया, एक H यहाँ से यहाँ गया, एंड दिस वन गोस टू। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब सिमिलरली इसके साथ कर लो, कोई भी ले लो, क्योंकि दोनों सेम ही है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, इसी तरीके से करना जैसे मैंने ये किया। देखो यहाँ पर ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। ठीक, इस तरीके से कर लोगे, ये स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। किसी भी हाइड्रोजन को ले सकते हो आप। यहाँ देखो, अब जो ये नेगेटिव चार्ज आया है ना, अभी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, इसको मत कंपैरिजन करना, क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको तो कंपैरिजन हम कर नहीं सकते यहाँ से। ठीक है, ये जो CH3 ग्रुप है डायरेक्ट CH नेगेटिव से अटैच है, जबकि ये जो नेगेटिव वाला है ये यहाँ पर CH3 से अटैच है। मतलब नेक्स्ट कार्बन डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव का डिक्रीज हो जाता है। मतलब ज्यादा पास में कौन है, ये वाला, और ये वाला थोड़ा सा इससे दूर है। CH3 इंडक्टिव दोनों में लग रहा है, लेकिन ज्यादा कौन लगा रहा है, ये पास वाला। तो मैं कह सकती हूँ ज्यादा इंक्रीज करेगा नेगेटिव चार्ज को। और अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज स्पीशीज जो होती हैं आपकी वो अनस्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। मैं हर बार ये बोलती हूँ
जो चार्ज स्पीशीज होती है ना वो अनस्टेबल होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल या फिर अनचार्ज स्पीशीज से। तो हमेशा को क्या करना है, चार्ज स्पीशीज जहां भी होंगी उसके चार्ज को कम करना है। यहाँ तो ये बढ़ा रहा है, यही फैक्टर बताना चाहते थे कि कार्बन एनायंस में स्टेबिलिटी हम नहीं देखते क्योंकि वहां पर भी ना ये चीजें लगने लग जाती हैं, तो और भी चार्ज को क्रिएट करने लग जाती हैं कम करने की बजाय। ठीक है ना, जब भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना कार्बन एनायंस में, तो वो नेगेटिव को और बढ़ा देते हैं, मतलब हमारे पास तो और भी ज्यादा चार्ज स्पीशीज प्रोड्यूस हो गई, तो हमारे पास तो स्टेबिलिटी की जगह क्या आ गई, अनस्टेबिलिटी। ठीक, तो वहां पर हम स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ कार्बोकेटाइन और एल्कीन्स में पढ़ते हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ प्लस आई लग रहा है पास से, यहाँ दूर से, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दिस वन एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पर जो ये वाला होगा ना, यहाँ से पास से प्लस आई लगा रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ये दूर से प्लस आई लगा रहा है और ये पास से लगा रहा है, तो ज्यादा इफेक्ट इसका आएगा, ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा इस वाली अल्कीन पर। देखो जितना ज्यादा चार्ज स्पीशीज होंगे वो कम स्टेबल होती हैं, ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस किया है, चार्ज ये प्रोड्यूस कर रहा है पर ये दूर से कर रहा है CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। फाइन, अब यहाँ देखो तो इसको ना मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर लोगे। इनमें सब में देखो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो कितने हैं, यहाँ को कर लेना दिस वन, यहाँ कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी इस तरीके से। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, दिस वन इज योर ट्रांस, दिस वन इज सिस। देखो कैसे CH3 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3, लेकिन ये क्या है, अपोजिट है दोनों ग्रुप्स। ये CH3 यहाँ पर जो ये है ना, ये अपोजिट है, यहाँ क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पर ये H यहाँ पर 3 आएंगे, यहाँ पर भी H 3 आएंगे इस अल्कीन के साइड में, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन, यहाँ के 3 हाइड्रोजन, यहाँ के कितने आ जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम हो गए। लेकिन जब भी अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाते हैं ना, तो दो फैक्टर्स काम करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इंडक्टिव इफेक्ट वाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसको क्या, कौन सा फैक्टर बोलते हैं इंडक्टिव वाले को, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा आता है आपके पास, स्टेरिक फैक्टर। मतलब जहां स्टेरिक, जहां पर भी ये लिखिए ना, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाते हैं वहां दो फैक्टर्स काम करने लग जाते हैं। फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉनिक, जो कि आपका इंडक्टिव में आता है, आई इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर के अंदर क्या आता है आपके पास, मतलब जो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा मॉलिक्यूल में, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितने पास होंगे मॉलिक्यूल के उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। देखो यहाँ पर सिस में क्या है, दोनों ग्रुप्स पास पास हैं, ट्रांस में एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बिल्कुल रिवर्स है ना, बिल्कुल उल्टे हैं। तो जितना ज्यादा दूर होंगे ग्रुप्स एक दूसरे से, जो लार्ज ग्रुप बल्कि ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं, दूसरे से जब दूर होते हैं तो उनका इफेक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू जब वो सेम साइड में होते हैं। यानी कि दिस इज योर सिस दिस इज योर सिस ब्यूटीन, दिस इज योर ट्रांस ब्यूटीन। तो ट्रांस वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक फैक्टर। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है जब भी सेम साइड में होते हैं लार्ज ग्रुप, क्योंकि इनके बॉन्डिंग पेयर्स जो होते हैं ना, ये बॉन्ड वाले, इनमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही तो है आपके, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से होते हैं और ये रिपल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाती है। फाइन, इनमें देखो कितने हैं, ये अल्कीन है आपके पास, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, इसके साइड वाला देखना अल्फा कार्बन, और एक आपके पास इसके साथ अल्फा कार्बन ये है, तो इसके पास भी कितने हैं 3 हाइड्रोजन, 3 + 2 5 6 7 अल्फा। यहाँ देखो ये वाले के पास कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे भी 3, जैसे उसमें दिखाया था, 3 3 6 7 8 9 10 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो कैसे होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस वन। ठीक, यहाँ तीनों में ऑब्जर्व करो, यहाँ देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस अल्कीन के टूवर्ड्स कितने हैं 4 अल्फा। यहाँ देखते हैं कितने हैं, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन, इससे ज्यादा। अब यहाँ देखो 3 + 3 6 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल। फाइन, तो यानी कि ये आपका सिर्फ हुआ अल्कीन्स का पोर्शन। अब हम कार्बोकैटायंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आता है
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, सी पॉजिटिव लिख दो कार्बोकैटायंस को, ठीक है। यहां देखो सिमिलरली मैं आपको वैसे समझा देती हूँ, 1 2 3 दिस इज योर sp2, कार्बोकैटायन sp2 होता है, मैंने बताया था। और जो पॉजिटिव चार्ज आपको बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कि ये जो होता है ना, कैसे शेप होती है इसकी, प्लेनर होती है ना। जो ये पॉजिटिव वाला होता है ये परपेंडिकुलर होता है इस बोर्ड के, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं CH, ठीक है। और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, तब ये बॉन्ड 4 बनाता है। ये भी सिमिलरली क्या करेगा, इस तरीके से शो करेगा। तो ये कैसे बन जाएगा, CH2, यहाँ पर H पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज योर दिस वन CH। मतलब मेरी जो चार्ज स्पीशीज थी ना यहाँ पे कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज था ना यहाँ पर, तो इसकी क्या कर दी, डेफिशिएंसी कम कर दी। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पिछली अभी इंडक्टिव में भी यही किया था ना हमने, कि यहाँ पर हम जो चार्ज स्पीशीज है ना उसको न्यूट्रल बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी डेफिशिएंसी को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, है ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तभी ये क्या करेगा, खुश होगा ना, हैप्पी होगा, मतलब इसकी डेफिशिएंसी कम होगी, ऑप्टेट कंप्लीट कहीं ना कहीं होगा, डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगी तो यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो यानी कि न्यूट्रल की तरफ मूव कर गए, यानी कि मेरे पास इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्टेबल। तो मैं कह सकती हूँ कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो कार्बोकैटायन से स्टेबिलिटी के लिए भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। कार्बोकैटायन के लिए आप इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हो, प्लस में हाइपर कॉन्जुगेशन भी, लेकिन रिवर्स ऑर्डर होता है, भी हम देखेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, CH3 ये मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, यहीं से यहाँ अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कार्बोकैटायन की साइड वाला, यानी sp2 कार्बन है आपके पास, sp2 के साथ वाला कार्बन आपके पास sp3 होता है, अल्फा कार्बन, उसी का हाइड्रोजन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन, वही कंसेप्ट लगाना है। यहाँ कितने हैं, दिस इज योर अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 3। sp2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना आपको, दिस इज योर sp2, sp3 कौन कौन से होंगे, दिस वन एंड दिस वन, कितने हैं 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो sp2 कार्बन है, कितने हो जाएंगे, 3 3 3, कितने हो जाएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो स्टेबिलिटी किस तरीके से होगी आपकी, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 then 3, ठीक है। अब यहाँ देखो दिस इज योर पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज योर sp2, ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है साइड वाला, फिर गामा, इस तरीके से होता है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है sp2 के साथ, ठीक। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा, दिस वन। इन दोनों में देख लेते हैं, इसके साथ यानी ये कार्बन है CH3, ये ऐसे ही तो है ना, CH3 आपको किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, 1 2 3 4 बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं हाइड्रोजन के। अभी sp2 के साथ देखो यहाँ पर, दिस इज योर अल्फा, अल्फा के कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है सिर्फ। अब यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, दिस इज योर अल्फा, आगे में देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो अल्फा चाहिए, ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल है ये। इन दोनों में देख लेते हैं, कार्बोकैटायन का नेक्स्ट वाला है अल्फा, ये भी अल्फा। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन होंगे आपके पास, यहाँ कितने होंगे देखो, 1 2 3 बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड, ठीक है। तो 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन, करस्पॉन्डिंग देखना है बस, यहाँ 2 4 हाइड्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल ये वाला। इन दोनों में देख लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग देखो 2 हाइड्रोजन, दिस इज 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3, ये sp वाला, sp के साथ में 4 हाइड्रोजन है। यहाँ देख लो, यहाँ कितना 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 4 वाला, ठीक है। अब ये क्या है, sp2 ये वाला बीच वाला है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ कितना है CH2, 2 2 + 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन। इससे करस्पॉन्डिंग अब देखते हैं, इसकी जो बीच वाला इसी के करस्पॉन्डिंग ये sp2 है, दिस इज और sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, तीनों अल्फा हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये वाले, 3 हाइड्रोजन ये वाले, और ये वाला 1 हाइड्रोजन ये वाला, क्योंकि अल्फा ये बीटा ये मत गिनना, ठीक है। 3 + 2 4 5 6
6 अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा स्टेबल कौन है? दिस वन। इसमें देख लेते हैं, दिस इज योर sp2, इसको 2 लगा लेना यहाँ पे, CH2 है ये, ठीक है, ये sp2 है ये वाला। अब यहाँ देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ये मैंने जानबूझ के लिया था एग्जाम्पल, इसमें देखो इसमें अल्कीन भी आ रहा है और इसमें कार्बोकेटाइन भी आ रहा है, तो सिंपल सी चीज क्या देखनी है, देखो ये पूरा ही कंसिडर करना है, क्योंकि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है, ये पूरा ही कंसिडर करके चलेंगे। ये वाला क्या है? sp3, यानी कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। वो जो लास्ट में एग्जांपल था ना, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इनको कंपेयर करना है। अब ये वाला देखो, ये भी sp2 है, दिस वन इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, इसमें देखो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो दोनों चीजें दी जा सकती है, मतलब कार्बोकेटाइन भी दिया हुआ प्लस में अल्कीन भी दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस पूरे करस्पॉन्डिंग देखना है क्योंकि सारे sp2 है। ये वाला sp3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? देखो यहाँ पर, इसको यहाँ पे CH2 कर लो, ठीक है, तभी बॉन्ड कंप्लीट होंगे ना। तो CH2 कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला तो बीटा कार्बन है। आगे देखो किस तरीके से ना CH3 दिया हुआ है, यानी ये इस तरीके से है, अल्फा बीटा गामा वाले हैं, ये हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा कौन सा स्टेबल है? दिस वन। फाइन, नेक्स्ट लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अभी मैंने मिक्सिंग क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्योंकि मिक्सिंग क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओगे कि वहां पर हम रेजोनेंस लगाएं क्या लगाएं, तो वो हम बाद में करेंगे जब सारा हम तीनों कंसेप्ट कर चुके होंगे, जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, इंडक्टिव भी, जब रेजोनेंस कराऊंगी तब तीनों के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे साथ में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें भी सिंपल कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था ना। अब देखो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, बस इतना फर्क है, तो यहाँ में फ्री रेडिकल दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब होमोलिटिक लीवेज हुई है। तो किस तरीके से बनेगा, देखो तीनों हाइड्रोजन जा सकते हैं ना, तो इस हाइड्रोजन ये पहले H+ था ना, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, एक डॉट इसका था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, प्लस में CH2, तो इसकी डेफिशिएंसी कम होगी ना फ्री रेडिकल की। हम क्या कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री रेडिकल में आपके पास, तो अब वो कितने हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिशिएंसी कम हो गई इसकी। हम यही करते हैं ना, जो भी हमारे पास डेफिशिएंसी होगी उसको कम करने की, न्यूट्रल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से होगा। अब इसे क्वेश्चंस वैसे कुछ इससे क्वेश्चंस आप कितने भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इनका देखो मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0। यहाँ कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन, बस उसके करस्पॉन्डिंग ही देखिए, आपने उसके देखा था ना करस्पॉन्डिंग, वैसे ही देखना है। तो ये ज्यादा स्टेबल कौन सा है? दिस वन। अब इसमें देख लो, इसमें कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? दिस। तो नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो आपके बेंजीन के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन स्टार्ट करेंगे। इन सब में सिर्फ एक ही बात थी कि जितने ज्यादा रेजोनेंट, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट, अब मैं आपके एक रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। बस ये 2 ही चीज इसमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में ध्यान रखनी है बस। इन और स्टेबिलिटी किसकी एक्सप्लेन कर सकते हो? अल्कीन्स की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स की और कार्बोकेटाइंस की, बेंजीन की, सारे हमारा किससे सॉर्ट आउट होता है? इससे होता है। लेकिन हमने आज 3 ही डिस्कस किए, नेक्स्ट इनकमिंग वीडियो में हम 3 और डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी क्लियरिटी पूरी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।